हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार एलिजी जो है ऑड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमसन। और ये लिखी है विलियम कॉलिंस ने, जिन्हें कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक्चुअली 18th सेंचुरी में जब कॉलिंस के जो फ्रेंड्स थे थॉमसन, उनकी जब डेथ हो गई थी तो उनकी डेथ पर कॉलिंस को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि वो एक एलिजी लिखें। और ये एक ऑड के रूप में उन्होंने लिखी है इस एलिजी को। और 1748 में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने इसे लिखा और इसको पब्लिश किया 1749 में। तो आप सभी जानते होंगे ऑड क्या होता है। ऑड इज़ एन लॉन्ग लिरिकल पोएम, एक लंबी लिरिकल पोएम होती है। और आप सभी जानते हैं कि ऑड 3 रूप्स में होती है। पर्सनल फॉर्म, पर्सनल होती है, और इम्पर्सनल एंड पेस्टोरल। तो ये वाली जो एलिजी लिखी गई है विलियम कॉलिंस के द्वारा, ये एक पर्सनल एलिजी है जो थॉमसन की डेथ पर लिखी गई है। जेम्स थॉमसन जो प्री रोमांटिक एज के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं हमारी ये पोएम। इन यॉन्डर ग्रेव अ ड्रूइड लाइज। पोइट कह रहा है इन यॉन्डर, यॉन्डर मतलब होता है सामने, यॉन्डर का मतलब होता है सामने, ग्रेव यानी होता है कब्र, ड्रूड यानी होता है जादूगर, लाइज यानी लेटता है। इन यॉन्डर ग्रेव सामने कब्र में, अ ड्रूइड एक जादूगर। जादूगर किसे कहा गया है? काव्य का जादूगर, जो कि थॉमसन के लिए विलियम कॉलिंस कह रहे हैं कि सामने कब्र में एक जादूगर जो काव्य का जादूगर है अर्थात थॉमसन लाइज व लेटता है। वेयर जहाँ पर स्लोली विंड्स, स्लोली धीरे धीरे, विंड्स जो हवाएं हैं, द स्टीलिंग वेव वह शांत लहरों के रूप में है। अर्थात जो धीरे धीरे जो हवाएं हैं वह मुड़ती हैं शांत लहरों के रूप में। द ईयर्स बेस्ट स्वीट्स शैल ड्यूटियस राइज। पोइट कह रहा है कि इस वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ फूल है शैल ड्यूटियस राइज वह प्रकट होगा उठते हुए। टू डेक सजाने के लिए, इट्स पोइट्स सिल्वन ग्रेव। इट्स पोइट्स यानी इसके कवि अर्थात थॉमसन, थॉमसन की जो देहाती कब्र है उसको सजाने के लिए इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो फूल होगा वह प्रकट होगा। इन यॉन डीप बेड ऑफ विस्परिंग रीड्स। पोइट कह रहा है इन यॉन जो सामने, डीप बेड यानी गहरा बिस्तर है, सामने जो गहरा बिस्तर है, ऑफ विस्परिंग रीड्स सरसराहट की आवाज़ करते हुए पौधों का। यानी जो जिस पर थॉमसन को कब्र है उस कब्र पर छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, जिससे कि वो जो पौधे हैं वह ऐसा लगता है मानो कि कोई बिस्तर हो। इसीलिए पोइट कह रहा है कि सामने जो एक गहरा बिस्तर है सरसराहट की आवाज़ करते हुए पौधों का। हिज एरी हार्प शैलो नाउ बी लेड। पोइट कह रहा है कि उस बिस्तर में हिज थॉमसन की एरी हार्प यानी उसके हवादार जो हार्प नामक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शैल नाउ बी लेड, अब उसको वहाँ पर रख दिया जाता है। दैट ही, पोइट कह रहा है दैट कि ही यानी वह, अब वह इस यहाँ पर आया है, कॉलिंस खुद के लिए कह रहा है कि दैट ही कि वह, हुज हर्ट इन सोरो ब्लीड्स, जिसका हृदय इन सोरो दुख में, ब्लीड्स रक्त बहाता है, मे लव वह प्रेम करता रहेगा, थ्रो लाइफ संपूर्ण जीवन, द सूदिंग शेड जो तसल्ली देने वाली आत्मा है। किसकी है? तसल्ली देने वाली आत्मा यहाँ कहा गया है थॉमसन को। जो तसल्ली देने वाली आत्मा है थॉमसन, उससे वह हमेशा प्रेम करता रहेगा। आई होप गाइज आपको ये दोनों पैरा अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम तीसरे पैरा पे चलते हैं। देन मेड्स एंड यूथ्स शैल लिंगर हेयर। पोइट कह रहा है कि तब मेड्स यानी जो कुमारियाँ हैं, एंड यूथ्स और ये जो युवा हैं, तब जो कुमारियाँ हैं और जो युवा हैं, शैल लिंगर, व लिंगर यानी रुकना, ठहरना, तब वो हेयर यानी यहाँ पर ठहरेंगे। अर्थात जो कब्र है थॉमसन की, जो कब्र है ना, उसके पास वह जो कुमारियाँ हैं और युवक है वो कुछ देर यहाँ पर ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। एंड वाइल और जबकि, इट्स साउंड्स एट डिस्टेंस, इसकी जो साउंड्स यानी आवाज़ है, एट डिस्टेंस यानी दूरी पर, स्वेल यानी बढ़ जाती है, इसकी जो आवाज़ें हैं ये दूरी पर बढ़ जाती हैं। शैल सैडली सीम इन पिटीज़ ईयर। पोइट कह रहा है कि पिटीज़ ईयर यानी सहानुभूति के कान नहीं, सहानुभूति रखने वाले जो लोग हैं उनके जो कान हैं। पोइट कह रहा है कि थॉमसन से जो लोग थॉमसन से सहानुभूति रखते हैं उनके जो कान हैं उसमें सीम यानी प्रतीत होती हैं ये आवाज़ें, सैडली यानी दुख के साथ।
टू हियर द वुडलैंड पिलग्रिम्स नेल। पोइट कह रहा है कि और जो लोग सहानुभूति रखते हैं, टू हियर वे सुनते हैं, द वुडलैंड पिलग्रिम, वुडलैंड यानी प्रकृति, वुडलैंड यानी वुड यानी होता है जंगल, जंगल का क्षेत्र बोले तो प्रकृति, वुडलैंड यानी प्रकृति, पिलग्रिम यानी यात्री। अब यात्री यहाँ पर आया है थॉमसन के लिए, क्योंकि जो थॉमसन था वो एक नेचर पोइट उन्हें बताया गया है, इसलिए प्रकृति का यात्री इन्हें कहा गया है। और नेल यानी होता है मृत्यु गीत, इसलिए पोइट कह रहा है कि जो लोग थॉमसन से सहानुभूति रखते हैं, टू हियर वे सुनते हैं, द वुडलैंड पिलग्रिम्स नेल यानी जो प्रकृति का जो यात्री है उसके मृत्यु गीत को वे सुनते हैं। रिमेम्ब्रेंस ऑफ शैल हॉन्ट द शोर। पोइट कह रहा है कि रिमेम्ब्रेंस यानी वे लोग जो थॉमसन को याद रखेंगे, रिमेम्ब्रेंस यानी जो याद रखेंगे, थॉमसन को जो याद रखेंगे, ऑफन अक्सर शैल हॉन्ट वे घूमेंगे यानी घूमने के लिए आएंगे, द शोर इस तट पर, यानी जो थॉमसन की जो कब्र है उसी के पास एक थेम्स नदी है जो वहाँ पर बहती है। तो पोइट कह रहा है कि जो उस नदी के तट पर जो लोग थॉमसन को याद रखेंगे वे यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। वैन थेम्स, जब थेम्स नदी इन समर, ग्रीष्म ऋतु में, रीत्स इज ड्रेस्ड यानी अपनी माला को सजाएगी, जब उस पर मालाएं सजाई जाएंगी तब वहाँ पर क्या होगा, जो लोग थॉमसन को याद रखेंगे वह यहाँ पर आएंगे। एंड ऑफ और अक्सर सस्पेंड द डैशिंग ओर, सस्पेंड यानी रुक जाना और अक्सर रुक जाएंगी, द डैशिंग ओर, डैशिंग यानी होता है टकराना अर्थात लहरों का टकराना। एंड ऑफ और अक्सर सस्पेंड रुक जाती हैं, द डैशिंग यानी लहरों के टकराने से, और यानी पतवारें, तो अक्सर पतवारें जो हैं वह लहरों के टकराव से रुक जाती हैं। अब ये जो पर्सनल एलिजी होती है, कोई भी पोएम हो, कोई भी एलिजी हो, अगर वो पर्सनल एलिजी है तो उसमें नेचर ज़रूर अफेक्टेड बताया जाता है पोइट की मृत्यु से। जिसकी भी मृत्यु होती है इसमें उसकी मृत्यु से जो नेचर है वह टोटली अफेक्टेड बताया जाता है यानी प्रभावित बताया जाता है। देखिए यहाँ पर आया है कि जो पतवारें हैं वह रुक जाती है, इस तरह से नेचुरल जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रुका हुआ अर्थात उनके अफेक्टेड उन्हें बताया जाएगा। टू बिड हिज जेंटल स्पिरिट रेस्ट, और जो पतवारें हैं वह रुक जाती हैं, किस लिए रुकती हैं, टू बिड अलविदा कहने के लिए, हिज जेंटल स्पिरिट रेस्ट, हिज यानी थॉमसन की जेंटल यानी कोमल जो स्पिरिट है आत्मा, जो रेस्ट यानी सोई हुई है, उस आत्मा को अलविदा कहने के लिए, जो अलविदा कहने के लिए जो ये पतवारें हैं ये रुक जाती हैं। एंड और ऑफ यानी अक्सर, एज ईज एंड हेल्थ रिटायर, एज ईज यानी क्या होता है, आराम पसंद लोग, यानी जो लोग आराम पसंद करते हैं, एंड हेल्थ और जो लोग स्वस्थ हैं। पोइट कह रहा है कि अक्सर जो लोग आराम पसंद करते हैं और जो लोग स्वस्थ हैं, रिटायर वे चले जाते हैं। टू ब्रीजी लॉन यानी किसी भी, ब्रीजी यानी होता है कि हवादार लॉन में, मैदान में चले जाते हैं, और फॉरेस्ट डीप या गहरे जंगलों में वे चले जाते हैं। पोइट का कहने का मतलब ये है कि थॉमसन की मृत्यु से हो सकता है कि कुछ समय बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे कभी वहाँ उस एरिया में घूमने, लेकिन उस कब्र पर वो नहीं जाएंगे, थॉमसन की कब्र पर वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको थॉमसन से कोई लगाव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आएँ जिन्हें कोई लगाव नहीं है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी गहरे जंगलों में चले जाएं। पर पोइट आगे कह रहा है द फ्रेंड, लेकिन जो तुम्हारा मित्र है यानी कोलिंस खुद के लिए कह रहा है कि लेकिन जो तुम्हारा मित्र कोलिंस है, शैल व्यू यह देखता रहेगा, यौन वाइटनिंग स्पायर, सामने जो वाइटनिंग यानी सफ़ेद से मतलब चमकता हुआ, सामने जो चमकता हुआ जो कंगूरा है यानी बुर्ज, स्पायर यानी होता है बुर्ज या कंगूरा, उसको तुम्हारा मित्र हमेशा देखता रहेगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिएगा कि जो वाइटनिंग स्पायर है किस चीज़ के लिए कहा गया है। वाइटनिंग स्पायर बताया गया है जो थॉमसन थे उनको एक चर्च में दफनाया गया था जिस चर्च का नाम था रिचमंड चर्च, और इसी चर्च के लिए पोइट कह रहा है कि इसका जो सफ़ेद कंगूरा है उसको वह देखता रहेगा। एंड मिड द वेरिड लैंडस्केप, और पोइट कह रहा है कि और मिड यानी बीच में, द वेरिड लैंडस्केप यानी जो वेरिड यानी होता है परिवर्तित, लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्यावली, और जो परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यावली है उसके बीच में वीप वह रोता रहेगा। यानी पोइट कह रहा है कि तुम्हारा जो मित्र कोलिंस है ना वह इस परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यावली के बीच में रोता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तीनों पैरा अच्छे से समझ आ गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट दाउ, लेकिन तुम, हु ऑनेस्ट दैट अर्थली बेड, पोइट कह रहा है थॉमसन से लेकिन तुम जो कि मालिक हो इस अर्थली बेड यानी पृथ्वी का बिस्तर यानी कब्र, लेकिन तुम मालिक हो इस कब्र के,
ओ बड़े दुख की बात है, वॉट विल एवरी डर्ज अवेल। पोइट कह रहा है कि वॉट विल एवरी डर्ज अवेल, कि क्या एवरी यानी प्रत्येक, डर्ज यानी मृत्यु गीत, अवेल यानी उपयोगी हो सकता है, क्या प्रत्येक मृत्यु गीत उपयोगी होगा, यानी अर्थात तुम्हारी तो मृत्यु हो गई है, अब तुम्हारे लिए कितने ही अच्छे मृत्यु गीत गाए जाएं, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे, क्या तुम्हें ये वापस ला सकते हैं, नहीं। और टीयर्स विच लव एंड पिटी शेड, और पोइट कह रहा है विच लव एंड पिटी। अब जो ये टीयर्स आ रहा है ना, तो इसे आपको शेड से जोड़ देना है, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, ठीक है। विच लव एंड पिटी, पोइट कह रहा है कि विच लव यानी जो लोग, लव यानी तुम्हारे प्रति प्रेम रखते हैं, एंड पिटी और जो लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, शेड टीयर्स वे आंसू बहाएंगे, यानी तुम्हारी मृत्यु पर वे आंसू बहाएंगे, दैट मोर्न, पोइट कह रहा है कि और वे लोग क्या करेंगे, मोर्न यानी शोक प्रकट करेंगे, बीनीथ द ग्लाइडिंग सेल, जो धीरे धीरे चलती हुई जो पतवार है, जो नाव है, उसके अंतर्गत वे शोक प्रकट करेंगे। यट लिव्स देयर वन हुज हीडलेस आई, पोइट कह रहा है कि यट फिर भी, लिव्स yet lives there one whose heedless eye, पोइट कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, whose heedless eye जिसकी लापरवाह निगाहें, shall scorn वह नफरत करेंगी, thy pale shrine तुम्हारे पीले श्राइन यानी तुम्हारी कब्र से, ऐसा कोई व्यक्ति भी है क्या जीवित जिसकी लापरवाह निगाहें तुम्हारी जो कब्र है उससे नफरत करेंगी, ग्लीमरिंग नियर जो कि निकट है, यानी तुम्हारी कब्र जो कि निकट है, ग्लीमरिंग यानी चमकती हुई जो नदी है, थेम्स नदी, उसके निकट है। विद हिम स्वीट बार्ड में फैंसी डाई, पोइट कह रहा है विद हिम यानी थॉमसन के साथ ही, स्वीट बार्ड जो कि एक मधुर कवि है, में फैंसी डाई, फैंसी यानी जो काव्य कल्पनाएं हैं वह भी समाप्त हो सकती हैं, हो सकता है क्योंकि बहुत ही शानदार काव्य रचने वाला एक कवि था वो। तो पोइट कह रहा है कि विद हिम यानी थॉमसन के साथ ही स्वीट बार्ड जो कि एक मधुर कवि है, में फैंसी डाई जो फैंसी है, काव्य कल्पना है, वह भी मर जाएगी। एंड जॉय डिजर्ट द ब्लूमिंग ईयर, और जो आनंद है वह त्याग देगा, द ब्लूमिंग ईयर जो खिलता हुआ वर्ष है, अर्थात जो बसंत ऋतु का वर्ष है उसे भी त्याग देगा, क्योंकि जो थॉमसन है उसकी मृत्यु के बाद जब बसंत ऋतु आएगी तो उसमें बिल्कुल ही आनंद नहीं रहेगा, इसीलिए पोइट कह रहा है कि आनंद जो है वह भी त्याग देगा खिलते हुए वर्ष को। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये दोनों लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से।